एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ AB is equal to DE and AB is parallel to DE. BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. एक डायग्राम बना रखा है, वो देखिएगा किस तरह से है। डायग्राम देख रखा है A, B, C, D, E, F। ये है A, ये है B, ये है C। A, B, C और फिर है इधर D और इधर E और इधर F। A, B, C, D, E, F ये है। तो इसमें देखिएगा ABC, DEF और यहाँ पर मुझे ये प्रूव करना है। एक तो दे रखा है AB is equal to DE and AB is parallel to DE। फर्स्ट पार्ट में शो दैट, देखिए शो क्या करता है इसमें, क्वाड्रिलेटरल ABED is the parallelogram। शो दैट ABED is a parallelogram। ABED is a parallelogram। तो ये चीज शो करनी है। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, AB is equal to DE given AB is equal to DE and AB is parallel to DE। ये देखता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे since one pair of opposite side is equal, one pair of opposite side is equal and parallel, therefore ABED is a parallelogram। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अगर मान लीजिए एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो इक्वल और पैरेलल दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है ना मुझे AB DE के इक्वल भी है और AB DE के पैरेलल भी है, तो मैं बोल दूंगा कि ABED is a parallelogram। बताइए ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो क्लियर है। चलिए जी अगला देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है वो चेक करते हैं जरा। सेकंड पार्ट में मुझे शो करना है, show that quadrilateral DEFC is a parallelogram। Show that DEFC is a parallelogram। ये चीज शो करनी है कि DEFC एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि गिवन ये मुझे दे रखा है कि BC is equal to EF and BC is parallel to EF. BC EF के इक्वल भी है और EF के पैरेलल भी है. BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Since one pair of opposite side is equal and parallel. Is equal and parallel. Therefore, DEFC is a parallelogram. ये चीज हो गई प्रूफ. बताइए दोनों पार्ट्स क्लियर है? ऐसा? यस सर. उसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा. थर्ड पार्ट है जो प्रूव करना है AD is parallel to CF and AD is equal to CF. थर्ड पार्ट में show that AD is parallel to CF and AD is parallel to CF and AD is equal to CF. ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है. इसमें देखिएगा मैं ये कहूँगा कि फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram. Therefore AD is parallel to BE. Therefore AD is parallel to BE. इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन या स्टेटमेंट बोलिए इसको स्टेटमेंट 1, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है कि बीच में इक्वालिटी साइन आता है. यहाँ पर क्या है कि एक स्टेटमेंट है कि AD is parallel to BE. ये एक स्टेटमेंट है. अच्छा, ये करने के बाद में मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था कि ABED is a parallelogram. तो क्या हुआ कि यहाँ से AD और BE ये दोनों के दोनों पैरेलल हो गए. अच्छा जी, और पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. एंड AD is equal to BE. ठीक है, तो कंबाइन दोनों को आप स्टेटमेंट नंबर 1 बोल दीजिए. बताइए ये तो समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करा कि ABED is a parallelogram. तो इसका मतलब ये जो AD है ये BE के पैरेलल भी है और AD जो है ये BE के इक्वल भी है. ये समझ में आ गया? यस सर. क्लियर है? चलिए उसके बाद मैं कहता हूँ अब मैंने जो सेकंड पार्ट में प्रूव करा BEFC is a parallelogram. तो यहाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकंड BEFC is a BEFC is a parallelogram. ठीक है, तो हमारा BEFC is a parallelogram. तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि CF is parallel to BE and CF is equal to BE. CF is parallel to BE and CF is equal to BE. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि मैंने फर्स्ट में क्या देखा. फर्स्ट में मैंने ये देखा कि AD BE के पैरेलल भी है और AD BE के इक्वल भी है. सेकंड में मैंने क्या देखा कि CF BE के पैरेलल भी है और CF BE के इक्वल भी है. अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो दोनों में दिखाई दे रहा है कि BE और BE. इससे मैं क्या कह सकता हूं
कि एडी सीएफ के पैरेलल भी है और एडी सीएफ के इक्वल भी है। देखो एडी और बीई इक्वल है, सीएफ और बीई इक्वल है, इसका मतलब एडी और सीएफ इक्वल होंगे। बताइए हाँ या ना, समझ गए? यस उसी तरह से एडी और बीई पैरेलल है, एडी और सॉरी सीएफ और बीई ये भी पैरेलल है, तो एडी और सीएफ आपस में पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ गया शिवांश? यस सर। ओके, उसके बाद मैं कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एडी is parallel to CF and AD is equal to CF। ये प्रूव हो गया, बताइए जी क्लियर है? यस सर। क्लियर? अच्छा, ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ में ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट शो दैट ACFD is a parallelogram। show that ACFD is a so that ACFD is a parallelogram। ये चीज शो कर दी है। अब जरा देखिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। मैं ये कहूंगा ये थर्ड पार्ट में मैंने अभी अभी प्रूव करा है फ्रॉम थर्ड AD is parallel to CF, AD is parallel to CF and AD is equal to CF। ये जो AD है ये CF के पैरेलल भी है और ये जो AD है ये CF के इक्वल भी है। हम कहेंगे since AD is parallel to CF, इसमें और AD CF के पैरेलल भी और इक्वल भी है, तो हम कहेंगे since one pair of opposite sides is equal and parallel, is equal and parallel। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल हो जाता है या पैरेलल हो जाता है, मैं बाकी के दो पार्ट्स में भी देख चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी मैं देख चुका हूँ। अगर एक पेयर आपका इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कह देते हैं कि भाई हमारा CFEB पैरेलल। यहाँ पर क्या लिया ACFD, तो ACFD की बात कर रहे हैं तो आप देखिए AD CF के इक्वल है, AD CF के पैरेलल भी है, तो ACFD is a parallelogram। Therefore ACFD is a parallelogram। यही चीज प्रूव करनी थी, बताइए समझ गए? यस सर। बच्चे समझ गए? ठीक है, उसके बाद देखिएगा यस। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट ये हो गया। फिर फिफ्थ पार्ट है AC is equal to DF। फिफ्थ पार्ट इधर जा रहा हूं मैं। देखिएगा फोर्थ के बाद में है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है फिफ्थ पार्ट में है AC is equal to DF। show that AC is equal to DF। show that AC is equal to DF। तो हम ये कहेंगे कि जब मैं यहाँ पर पार्ट 4 में प्रूव कर ही चुका हूँ कि ACFD is a parallelogram, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ पार्ट में अपने प्रूव करा कि ACFD फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करा कि ACFD is a parallelogram। तो हम ये कहेंगे ACFD एक पैरेललोग्राम है
और मुझे प्रूव करना है AC इज इक्वल टू DF, तो सीधी सीधी बात है AC इज इक्वल टू DF, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम। Therefore AC is equal to DF, opposite sides of a पैरालेलोग्राम। ये चीज प्रूव हो गई, बताइए क्लियर है? Yes, sir. सिक्स पार्ट देखिएगा, सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट है हमारे पास यहाँ पर कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। Triangle ABC is congruent to triangle DEF। जब ABC DEF के congruent है तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ किस तरीके से प्रूव करेंगे इसको, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ये ABC और DEF दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, तो देखिएगा मैं लेकर चलूंगा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। जब इसकी बात करते हैं तो आप देखिएगा कि AB में मैं ABC और DEF की बात करूंगा तो मैं कहूंगा AB इज इक्वल टू DE। AB is equal to DE। AB is equal to DE। तो AB is equal to DE का मतलब क्या है कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं, आप देखिएगा मैं कैसे कर सकता हूँ, AB ED is a parallelogram। यहाँ रीजन में लिखेंगे since AB ED is a parallelogram। ठीक, AB is equal to DE हो गया है ना। उसके बाद अगला देखो, अगला मैं बोलूंगा BC is equal to EF। रीजन क्या है बताइए? Sir, given. बिल्कुल सही, BCFE is a parallelogram। अच्छा, तो AB is equal to DE हो गया, BC is equal to EF हो गया, और तीसरा देखिए AC is equal to DF। Since AC is equal to DF, since ADFC is a parallelogram। तो क्या कह सकते हैं, हो गया कॉन्ग्रुएंट? बताइए। Yes, sir. तो Yes, sir. क्राइटेरिया क्या लगेगा? सब साइड। बिल्कुल सही। तो भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस by triple S congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle DEF। प्रूफ बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। अंदर क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमको फिगर दे रखी है, मैं ये फिगर बनाता हूँ फिर आपको करवाता हूँ। बस 1 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट मेरा वीडियो बंद होगा, 1 मिनट वेट करिए।
चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. बेटा 1 मिनट सभी बच्चे वेट करें प्लीज। हाँ जी, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो मैं जरा इसमें ट्रेपेजियम बना रहा हूँ जैसा इन्होंने दे रखा है, फिगर में इन्होंने ना दे रखा है। अच्छा, और आगे दे रखा है पॉइंट E। ये है A B C और D, और ये जो AB है इसको थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड करेंगे जैसा इन्होंने दे रखा है। ये है ना। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AD is equal to BC। ये जो लाइन है ना AD, ये BC के इक्वल दे रखी है पहली चीज, और AB is parallel to DC ये दे रखा है। गिवन AB is parallel to DC, एक तो ये दे रखा है और दूसरा दे रखा है कि AD is equal to BC, AD is equal to BC ये दे रखा है। तो अब मुझे क्या करना है इसमें कि बाई कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्शन करिए यहाँ पर। क्वेश्चन में ABCD ये डायग्राम है बस, है ना। ये ट्रेपेजियम दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, बाकी सब आपको करना है। तो आपने क्या करा, B को आगे एक्सटेंड कर दिया E तक। ये मैं लिख रहा हूँ प्रोड्यूस AB टू E, ठीक है। फिर लिखेंगे E join CE such that join CE इस पॉइंट को E बोल दीजिए यहाँ पर, join CE such that CE is parallel to DA या ED is parallel to EC, समझे। तो मैंने कंस्ट्रक्शन करके क्या करा, कंस्ट्रक्शन करके एक तो मैंने AB को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिया, दूसरा इस तरह से बनाया इसको C और E को ज्वाइन करा ताकि AD और EC ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं ये बताइए। Yes, sir. ठीक है Yes, sir. अच्छा, तो इसके बाद में मुझे ये देखना है कि यहाँ पर ये पूछ क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A एंगल B के बराबर मेरे को प्रूव करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बोलेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में है शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब मुझे जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब ये किस तरीके से प्रूव होगा देखिएगा, हम ये कहेंगे यहाँ पर कि सिंस AB is parallel to DC,
since AB is parallel to DC, it implies that AE is parallel to DC. क्योंकि ये AE क्या है, AB को ही तो एक्सटेंड कराया आपने, ठीक है. Since AB is parallel to DC, it implies that AE is parallel to DC. एक तो ये हो गया. इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि AD is parallel to EC and AD is parallel to EC. यहाँ लिख लीजिएगा बाई कंस्ट्रक्शन. ये तो समझ में आ गया होगा. Yes. Therefore, AECD. Therefore, AECD Therefore, AECD is a parallelogram. तो ये आपका AECD जो है ये पैरेललोग्राम हो गया. अब जब इतना आ गया, मैं फोकस इसी चीज पर रखूंगा कि हमारा एंगल ए और एंगल बी ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए. तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि जब AECD एक पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल A प्लस एंगल E, एंगल A प्लस एंगल E ये 180 डिग्री हो जाएंगे. एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल्स. भाई ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, जिनको को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जा सकता है क्योंकि ये AD और EC ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं. तो ये दोनों बराबर बराबर वाले एंगल हो गए. तो ये जो साथ साथ वाले एंगल होते हैं इनको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं हम और को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं. इनका सम 180 डिग्री होता है. बताइए जी, ये समझ में आ गया? एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. दूसरा आप ये देखिएगा, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1. फिर हम ये कहेंगे since AECD is a parallelogram, it implies that AD is equal to EC. Opposite sides of a parallelogram. तो AD is equal to EC हो गया. ठीक है. अब हम क्या कहेंगे? And it is given that कि AD is equal to BC ये दे रखा था. AD is equal to BC. अब आप देखो जब AD EC के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, therefore EC is equal to BC हो गया. EC is equal to BC हो गया. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2. समझ में आया कि नहीं? EC is equal to BC बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. दिमाग समझ में आया? दोबारा बताऊं? सर फिर से समझा दीजिए. सर आ रहा समझ. ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ. देखिए हमने कहा AECD is a parallelogram. AECD is a parallelogram. जब पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम के बराबर बराबर एंगल्स, बराबर वाले जो एंगल्स होते हैं ना, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. तो ये एंगल A हो गया और एंगल E हो गया. इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. ये वाला एंगल A, ये वाला एंगल D, इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा. ये एंगल D और ये एंगल C, मतलब साथ साथ वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं. ऐसा होता है पैरेललोग्राम के केस. ठीक है. फिर हम बोलेंगे कि जब मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. फिर मैं कहता हूं कि AECD ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. तो AD is equal to EC हो गया. AD is equal to EC. Also it is given that AD is equal to BC. ये दे रखा है कि AD BC के इक्वल है. जो AD EC के इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है, तो इसका मतलब EC और BC इक्वल हो गए. ये बताइए, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. है ना. तो ये मेरे पास जो अब इक्वेशन आई इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. अब मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट
from equation 2, we can say that हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब EC और BC है, ये जो EC और BC ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, फ्रॉम इक्वेशन 2 we can say that in triangle CEB, angle CEB is equal to angle CBE. ये क्या हो जाएगा? Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. तो क्या है कि जब इस ट्रायंगल में CEB में मेरा CE और CB ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो CE के सामने वाला एंगल ये और CB के सामने वाला एंगल ये, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। दूसरा आप इसमें रीजन ये भी मेंशन कर सकते थे, एक तो ये हो गया कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एक तो ये रीजन है। दूसरा आप ये भी लिख सकते थे कि जब CEB ट्रायंगल में CE और CB दो साइड्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। बताइए जी, क्लियर है मेरी बात? यस सर। sir. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि एंगल, ये वाला एंगल ये है एंगल CBA, और इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 3, एंगल CBA प्लस एंगल CBE, एंगल CBA प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताएंगे? ये समझ में आया कि नहीं? CBA और CBE, भाई CBA ये तो ये वाला एंगल हो गया, और CBE ये वाला एंगल हो गया, तो ये दोनों नहीं है पेयर। जो एक लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पेयर हो गया, CBA प्लस CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो CBE है ये CEB के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर CBE की जगह मैं एंगल ये वाला लिख दूंगा, CEB, एंगल CBA प्लस ये जो CBE है इसकी जगह मैं लिख दूंगा एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखना फ्रॉम थर्ड इक्वेशन को यूज करके मैंने ये वैल्यू लिख दी। और ये जो CEB है ये एंगल CEB, इसको मैं एंगल E लिख देता हूँ, क्योंकि जैसे B में तो जैसे B है इसके तो एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, इसमें तो एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसलिए एक हो गया CBA और एक हो गया CBE, है ना। लेकिन एंगल E में तो एक ही एंगल बन रहा है बस, तो इसलिए मैं CEB को एंगल E ही लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? बताइए। यस सर। यस न्यासा क्लियर है? यस सर। प्राजक्ता क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 4 एंगल CBA प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो दोनों ही इक्वेशन 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो हम ऐसे में कहेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 4 हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, बिकॉज दोनों अलग अलग 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल CBA प्लस एंगल E, है ना। ये मैं लिखूंगा इक्वेटिंग 1 एंड 4, मैं फर्स्ट और फोर्थ को इक्वेट कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है सभी को? छोटा तो नहीं लिख दिया ज्यादा? ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पर भी एंगल ई है, यहाँ पर भी एंगल ई है, कट गया। और ये जो एंगल सी बी ए है, एंगल सी बी ए, ये जो इधर वाला पोर्शन है ना, ये सब तो मैंने भाई कंस्ट्रक्शन बनाया है, ठीक। तो एक्चुअल में जो एंगल बी है वो मैं इसी को सी बी ए को मैं एंगल बी बोल सकता हूँ। यहाँ पर लिखिए एंगल ए और सी बी ए को लिख दो एंगल बी। बताइए समझ में आया कि नहीं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव हो गया। समझ गए? यस सर। Yes. ठीक है जी। अब इसके बाद में मैं कहूंगा कि अब अगला जो सेकंड पार्ट है उसमें बोल रहे हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूव करना है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना है। तो ये मैं इधर करता हूँ, यहाँ पर सेकंड पार्ट में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये था। अब क्या हुआ कि जब मैं कहूंगा ए बी डी सी के पैरेलल है, हम कहेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो सीधी सीधी बात है ये ए डी भी ट्रांसवर्सल हो गया और ये बी सी भी ट्रांसवर्सल हो गया। दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल डी है, ये कोइंटीरियर एंगल्स हो गए। मैं कहूंगा एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हम क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। बताइए जी समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब जब ये हो गया तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा इक्वेटिंग द अबव टू इक्वेशंस। जब दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं तो दोनों को आपस में इक्वल लिखा जा सकता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। और एंगल ए और एंगल बी इक्वल है तो इनको काटा जा सकता है। समझ गए? ठीक है। Yes, sir. तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, मुझे यही प्रूव करना था। प्रूव, बोलो समझ में आया कि नहीं? युग यस सर। प्राजक्ता, Yes, sir. आदित्य, अक्षत और शिवांश दोनों बताओ। यस सर। थर्ड पार्ट है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी। ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मेरे को बीएडी के। तो थर्ड पार्ट है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी। ट्राइंगल एबीसी triangle ABC is congruent to triangle BAD. ABC इसको ज्वाइन कर दिया और BAD इसको ज्वाइन कर दिया, है ना। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ABC और BAD ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे करेंगे भाई इसको? इसको कैसे करेंगे? ये हटाओ पहले तो, ये जो एंगल के कर्व्स बन रहे हैं,
तो ABC और BAD। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो AB इज इक्वल टू AB कॉमन हो गया, इसमें पहला दूसरा AB, इसमें पहला दूसरा BA, AB और BA एक ही तो बात है ना, सेम साइड भाई सेम है, AB बोलो या BA बोलो, और दोनों ट्रायंगल में लाई कर रही है, ABC में भी लाई कर रही है AB, और BAD में भी लाई कर रही है AB। एक तो ये हो गया, और दूसरा दूसरा आप देखो कि ट्रायंगल ABC में ये पूरा बड़ा एंगल लाई कर रहा है, एंगल B, और ट्रायंगल BAD में ये पूरा बड़ा एंगल लाई कर रहा है, एंगल A, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मैं फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुका हूं, समझ रहे हैं। तो मैं इसको, ये जो एंगल B है इसको मैं लिखूंगा एंगल ABC, क्योंकि ये ट्रायंगल ABC में लाई कर रहा है, एंगल ABC इज इक्वल टू ये वाला जो एंगल है इसको मैं लिखूंगा BAD, क्योंकि ये ट्रायंगल BAD में लाई कर रहा है, एंगल BAD। प्रूव देन पार्ट फर्स्ट, ठीक है। ये करने के बाद में फिर उसके बाद देखिएगा अगला, अगला क्या हो गया, AD इज इक्वल टू BC, तो ट्रायंगल ADC में लाई कर रही है BC, और ट्रायंगल BAD में ये लाइन लाई कर रही है AD। BC इज इक्वल टू AD तो गिवन है क्वेश्चन में, बताओ जी अगर समझ में आ गया तो चले आगे, बताओ दोबारा बताना है क्या? नो सर, क्लियर है। इंदर यस सर। दोबारा बताऊं, क्लियर है जैसे भी हो बताओ। सर क्लियर है। ठीक है जी, तो आप देखिएगा ट्रायंगल ABC में मैंने क्या क्या यूज करा, एक तो ये सर एक बार फिर बता दो। बता रहा हूं, ट्रायंगल ABC में मैंने कहा कि ये वाली साइड AB, और ट्रायंगल BAD में मैंने बोला कि ये वाली साइड AB, ये दोनों में लाई कर दी, तो AB इज इक्वल टू BA, ये हमारी सेम साइड हो गई जिसको हम कॉमन साइड भी बोलते थे, वो हो गया। उसके बाद देखो ट्रायंगल ABC में एक ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या है, एंगल B। ट्रायंगल BAD में एक ये वाला पूरा एंगल है, ये क्या है, ये एंगल A हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, इस वजह से तो ये एंगल्स इक्वल हो गए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ट्रायंगल ABC में ये साइड है BC, और ट्रायंगल BAD में ये साइड है AD, तो BC इज इक्वल टू AD ये गिवन है, ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हम क्या लिखेंगे, बाई SAS, by SAS congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle BAD, proved। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये चीज प्रूव करनी है फोर्थ पार्ट में। AC इज इक्वल टू BD, मुझे ये चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव, तो ये आप वैसे ही समझ जाओगे, हम ये कहेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, तो इसमें आप ये देखो AC ये कैसे बनेगा, फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट AC, और इसका फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट BD, तो क्या हो गया, AC इज इक्वल टू BD, कैसे, बाई CPCD, ये तो वैसे ही हो गया, तो बताइए जी क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, नेक्स्ट एक्सरसाइज कराता हूँ जी कल मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करना है, थैंक यू सर। ठीक है। और ग्रेविटेशन को रिवाइज करके रखो, मैंने बोला था वेडनेसडे को टेस्ट है, वेडनेसडे तो कल है, मैं टेस्ट लूंगा आपका फ्राइडे को, ठीक है।